नेक्स्ट चैप्टर है द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का, दैट इज चैप्टर 3, जहां पर सेक्शन 10, 11 और 12 को डिस्कस किया गया है, जो कि एथराइज्ड पर्सन, रिजर्व बैंक पावर टू इशू डायरेक्शन टू एथराइज्ड पर्सन एंड पावर ऑफ रिजर्व बैंक टू इंस्पेक्ट एथराइज्ड पर्सन। ये 3 सेक्शन जो है वो चैप्टर 3 में डिस्कस किए गए हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है सेक्शन 10, अथराइज्ड पर्सन। तो अगर किसी को अथराइज्ड डीलर, मनी चेंजर या फिर ऑफशोर बैंकिंग यूनिट के रूप में काम करना है, यानी कि उसको फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन सिक्योरिटीज में डील करना है, तो उसको आरबीआई को एप्लीकेशन देना होगा और आरबीआई जो है उसको एथोराइज करेगी। द रिजर्व बैंक में ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट इन दिस बिहाफ एथोराइज एनी पर्सन टू बी नॉन एज एथोराइज्ड पर्सन टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और इन फॉरेन सिक्योरिटीज। तो अगर किसी पर्सन को, इंडिविजुअल को फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन सिक्योरिटीज में डील करना है, उससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो उसको आरबीआई को एप्लीकेशन देना होगा और आरबीआई जो है फिर उसको एथोराइज करेगी एज एन एथोराइज्ड डीलर, मनी चेंजर और ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। क्लियर? तो एथोराइज्ड पर्सन सेक्शन 10 में डिस्कस किया गया है, जहां पर यह बताया गया है कि रिजर्व बैंक जो है वो किसी को भी एप्लीकेशन देने पर किसी को भी वो एथोराइज्ड कर सकती है कि वो फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन सिक्योरिटीज में डील कर सकता है। क्लियर? यानी कि अगर एक रेसिडेंट है तो वो एथोराइज्ड डीलर के पास जाएगा, मनी चेंजर के पास जाएगा और वहां से जो है वो फॉरेन करेंसी में अपना कन्वर्ट करा सकता है, इंडियन रुपी को। क्लियर? या फिर फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर सकता है या फिर इंडियन रुपी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करा सकता है। किसके पास से? एथोराइज्ड डीलर के पास से, मनी चेंजर के पास से। और ये इनको एथोराइज कौन करता है? आरबीआई ही एथोराइज करती है एज पर सेक्शन 10 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 11, जहां पर डिस्कस किया गया है कि रिजर्व बैंक के पास पावर होती है टू इशू डायरेक्शंस टू एथोराइज्ड पर्सन। अब जैसा कि रिजर्व बैंक ने ही एथोराइज्ड पर्सन को एथोराइज किया कि है वो फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज में डील कर सकता है। क्लियर? तो आरबीआई के पास भी ये पावर होती है कि वो एथोराइज्ड पर्सन को डायरेक्शंस इशू कर सके, नोटिस इशू कर सके, उनसे डेटा डिमांड कर सके, उनसे स्टैट्यूटरी रिटर्न्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर जो ट्रांजैक्शन लॉग्स है वो डिमांड कर सकता है आरबीआई। यानी कि आरबीआई अगर इंस्पेक्शन करना चाहे कि किसी एथोराइज्ड पर्सन से कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कौन उसके पास क्या डेटा है फॉरेन एक्सचेंज को लेके, फॉरेन सर्विसेज सिक्योरिटीज को लेके, तो वो जो है उनसे यानी एथोराइज्ड पर्सन से मांग सकता है। और इसकी पावर सेक्शन 11 में रिजर्व बैंक को दी गई है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में। क्लियर? यहीं पर सेक्शन 11 के सब सेक्शन 3 में कहा गया है कि अगर कोई एथोराइज्ड पर्सन डिसओबे करता है आरबीआई के डायरेक्शन को या फिर जो भी रिक्वायर्ड रिपोर्ट है वो ऑन टाइम पे सबमिट नहीं कर पाता है आरबीआई को, तो आरबीआई जो है वो डायरेक्टली पेनलाइज कर सकता है उस बैंक को, उस डीलर को, आफ्टर अ फेयर हियरिंग। यानी कि एथोराइज्ड पर्सन को सुनने के बाद, उसकी दलील सुनने के बाद आरबीआई चाहे तो वो एथोराइज्ड पर्सन को पेनलाइज कर सकता है, यानी कि उनके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। उनके ऊपर पेनल्टी क्या लगाया जाएगा? अप टू 10,000 फॉर द कंट्रावेंशन। यानी कि आरबीआई ने कोई डायरेक्शन इशू किया, उसको उन्होंने फिलफिल नहीं किया एथोराइज्ड पर्सन ने, तो फिर आरबीआई उनकी हियरिंग के बाद अगर वो गिल्टी फाइंड करता है एथोराइज्ड पर्सन को, तो उनके ऊपर 10,000 रुपए तक का फाइन लगा सकता है। और अगर वो ब्रीच कंटिन्यूअस कर रहा है, यानी कि बार बार वो कंट्रावेंशन कर रहा है एक्ट को, तो इफ द नॉन कॉम्प्लायंस कंटिन्यूज एन एडिशनल फाइन ऑफ अप टू 2,000 पर डे कैन बी लिवाइड फॉर एज लॉन्ग एज द डिफॉल्ट परसिस्ट। यानी कि 10,000 तक का तो कंट्रावेंशन लगेगा ही, बेस पेनल्टी है, लेकिन अगर वो कंटिन्यू करता है अपने उस नॉन कॉम्प्लायंस को, तो पर डे 2,000 रुपीज का एक्स्ट्रा जो है उसके ऊपर फाइन लगता चला जाएगा जब तक कि वो कॉम्प्लायंस को फुलफिल नहीं करता है। क्लियर? तो ये सेक्शन 11 में आरबीआई को पावर दिया गया है कि वो एथोराइज्ड पर्सन को गाइडलाइंस, डायरेक्शन इशू कर सकता है, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है और साथ ही साथ जो अगर वो कॉम्प्लायंस को फुलफिल नहीं करते तो उनके ऊपर फाइन भी लगा सकता है। वहीं पर सेक्शन 12 में भी ये पावर दिया गया है कि रिजर्व बैंक के पास ये पावर है कि वो एथोराइज्ड पर्सन को इंस्पेक्ट कर सके, उनसे डेटा तो मांग ही सकते हैं, साथ ही साथ उनका इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं। किस पर्पज के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ वेरीफाइंग द करेक्टनेस ऑफ एनी स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन और पर्टिकुलर्स फर्निश टू द रिजर्व बैंक। यानी कि एथोराइज्ड पर्सन ने जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी स्टेटमेंट, जो भी पर्टिकुलर्स आरबीआई को सबमिट किए हैं, क्या वो सही है कि नहीं सही है, उसको करेक्ट, उसकी करेक्टनेस को, उसकी सत्यता को जांचने के लिए आरबीआई जो है वो इंस्पेक्ट कर सकती है एथोराइज्ड पर्सन को। ऑब्टेनिंग एनी इंफॉर्मेशन और पर्टिकुलर्स व्हिच सच एथोराइज्ड पर्सन हैज फेल्ड टू फर्निश ऑन बीइंग कॉल्ड अपॉन टू डू सो। यानी कि आरबीआई ने एथोराइज्ड पर्सन से कोई डेटा मांगा और एथोराइज्ड पर्सन ने उस डेटा को नहीं दे पाया, एथोराइज्ड पर्सन वो डेटा नहीं दे पाया, तो इस केस में उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए आरबीआई के पास पावर है अंडर दिस सेक्शन 12। वहीं पर सी में कहा गया है कि सिक्योरिंग कॉम्प्लायंस विद प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और ऑफ एनी
रूल रेगुलेशन डायरेक्शन और ऑर्डर्स मेड देयर अंडर, यानी कि आरबीआई के पास अथॉराइज्ड पर्सन को इंस्पेक्ट करने का पावर है, जिससे कि ये चीज़ चेक किया जा सके कि क्या जो अथॉराइज्ड पर्सन है वो आरबीआई के रूल रेगुलेशन डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो कॉम्प्लायंस है कि नहीं है। तो सेक्शन 12 में इंस्पेक्ट करने के लिए पावर दी गई है आरबीआई को, जिससे कि वो अथॉराइज्ड पर्सन को इंस्पेक्ट कर सकता है, वेरीफाई करने के लिए, इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए, और ये चीज़ चेक करने के लिए कि क्या वो रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर? तो इसी से रिलेटेड सब सेक्शन 2 में बताया गया है कि इस वजह से, क्योंकि आरबीआई के पास ये पावर है को इंस्पेक्ट कर सकता है, तो इस वजह से एवरी अथॉराइज्ड पर्सन, कंपनी और फर्म जो है उनको ये जिम्मेदारी बनती है उनकी कि वो सभी बुक्स, अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स जो उनकी कस्टडी में हैं वो जो है वो सही से उसको तैयार करें, उसको सही से रखें। सच बुक, अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट इन हिज कस्टडी और पावर एंड टू फर्निश एनी स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ सच पर्सन, कंपनी और फर्म एज द सेड ऑफिसर में रिक्वायर विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज द सेड ऑफिसर में डायरेक्ट। यानी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अथॉराइज्ड पर्सन की, कंपनी की, फर्म की, कि जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है रिजर्व बैंक से वो उनको प्रोवाइड करना होगा, और इस वजह से उनको इनसे रिलेटेड बुक्स, अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स को अपनी कस्टडी में, अपनी पावर में रखना चाहिए और मेंटेन करना चाहिए। तो ये है सेक्शन 12। क्लियर? तो चैप्टर 2 में अथॉराइज्ड पर्सन कौन हो सकता है, तो जिसको भी आरबीआई ने अथॉराइज किया है कि वो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटीज में डील कर सकते हैं, वो अथॉराइज्ड पर्सन कहलाएगा। और आरबीआई के पास ये पावर होता है कि वो अथॉराइज्ड पर्सन को डिफरेंट डायरेक्शंस इशू कर सके कि कब क्या क्या रूल रेगुलेशन, वो सारी चीज़ें, ऑर्डर्स जो है वो आरबीआई उनको दे सकता है। और आरबीआई के पास ये पावर होता है कि वो अथॉराइज्ड पर्सन को इंस्पेक्ट कर सकती है, ये चीज़ चेक करने के लिए कि वो सही से स्टेटमेंट, इंफॉर्मेशन सब सही दे रहे हैं कि गलत दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन जो भी नहीं दे रहे हैं वो ऑब्टेन करना हो तो उसके लिए इंस्पेक्ट कर सकती है। और इस चीज़ को चेक करना कि जो अथॉराइज्ड पर्सन है वो सभी रूल रेगुलेशन डायरेक्शंस को, ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए आरबीआई इंस्पेक्ट कर सकती है। और इसीलिए जो भी अथॉराइज्ड पर्सन है, कंपनी या फर्म है, उनको डिफरेंट टाइप के जो बुक्स होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उनको अपने पास रखना होता है। और जब भी आरबीआई से डिमांड किया जाए, अथॉराइज्ड जो ऑफिसर्स हैं उनसे डिमांड किया जाए, तो उसको उनको प्रोड्यूस करना होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।